अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कौमी, बैनुल अक़वामी और रियासती सतह पर मुबाहिसे करते ही रहते हैं। आज हमने एक महफ़िल अफ़साना का एहतमाम किया है, लेकिन ये महफ़िल अफ़साना थोड़ा सा मुख्तलिफ हैं, क्योंकि आज मोहतरम राजा यूसुफ़ साहब के अफ़साने पर तबसरा होगा। राजा यूसुफ़ साहब का इम्तियाज़ ये है कि आप वादी के इस वक्त बरगुज़ीदा अफ़साना निगार हैं और आपके अफ़साने बैनुल अक़वामी, कौमी और रियासती सतह के अखबारात जरीदों में शाया होते ही रहते हैं और लोग आपको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से आपके अफ़सानों को पढ़ते और बड़ी इज़्ज़त की निगाह से आपको देखते भी हैं। राजा साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त मोहतरम तौसीफ़ अहमद साहब, आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में तहक़ीक़ कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं नदीम गौरी साहब, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से आप पेशे से मुदर्रिस हैं। और हमारे साथ मोहतरम अशरफ साहब बारामूला डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं, आप नक्काद हैं। तो आप तमाम हज़रात का हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। सबसे पहले मैं मोहतरम राजा यूसुफ़ साहब के पास जाना चाहता हूँ। राजा यूसुफ़ साहब, अपना अफ़साना पेश कीजिए। सबसे पहले मैं आप सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और नाज़रीन के लिए भी अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा अफसाना है चील, चिनार और चूजे। अफसाना है चील, चिनार और चूजे। इसका उन्वान है, नीलोफर थकन और जहनी इंतशार के बाद नींद की वादी में चली गई। सुबह सादे के करीब हूल हूल की खौफनाक आवाज सुनकर नींद से बेदार हो गई। गांव की सारी औरतें एक साथ हूल हूल चिल्ला रही थी। शायद चिनार से चील फिर उतर आई थी और आंगन में नन्हे नन्हे मुर्गी के चूजों पर झपट पड़ी थी। नीलोफर की रूह कांप उठी। हूल हूल की आवाज से तेज होती हुई नीलोफर की समाज से टकरा रही थी। वो खौफजदा होकर एकदम बिस्तर छोड़कर उठ खड़ी हुई और उसमें औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। साथ में मर्दों की दबी दबी आवाजें भी सुनाई दे रही थी। कमरे में गुप्त अंधेरा था। वो आमिर और असलम के लिए परेशान हो रही थी। उसने माचिस की तीली जलाई, गौर से अपने दोनों बेटों को देखने लगी जो गहरी नींद में सोए थे। उसकी जान में जान आ गई। उसने आहिस्ता से खिड़की का आधा पट खोलकर बाहर झांका। बाहर सड़क पर काफी लोग जमा थे और शोरगुल में कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो जब तक दौड़ते दौड़ते शोर वाली जगह पर पहुंच गई, तब तक चील चूजे को लेकर उड़ चुकी थी और औरतें चीखती चिल्लाती और शोर मचाती इधर उधर दौड़ रही थी। बूढ़ी औरतें एक तरफ बयान कर रही थी, जबकि मर्द गुस्से में होंठ काट रहे थे या औरतों को डांट रहे थे। अब्दुर्रहमान का जिस्म जैसे शल हो चुका था। उसकी बीवी सीना को भी कर रही थी। नीलोफर और दूसरी औरतें आंसू बहाते उसको दिलासा दे रही थी। वो गमगीन होकर वापस सहन में आ गई और चिनार की तरफ देखने लगी। पांव फटने के बावजूद उसकी घनी छाओं में अभी भी अंधेरा ही अंधेरा था और सुनाई दे रही थी तो चूजे की दिल खराश चीखी। तब नीलोफर बहुत छोटी थी जब मां ने उसको चूजों की रखवाली पर रख दिया था। साथ ही चौबंद रहने के लिए अक्सर उसे झड़कती भी रहती थी, लेकिन फिर भी चिनार से दो चीलियां उतर आती और उसकी आंखों के सामने दो चूजे उठाकर ले जाती। एक दिन मां ने उसे बहुत मारा। दो चूजों के बदले शायद उसकी जान ही ले लेती। वो तो बाबा बीच में आ गए और उसकी जान छूटी। लेकिन तब से नीलोफर को चूजों की ज्यादा फिक्र रहने लगी और साथ साथ वो चील की हरकत सकनात पर भी आंखें जमाए रखती थी। उसकी आंख की पुतलियां हमेशा गर्दिश में रहने लगी थी। चिनार की ऊपरी टहनी से लेकर चील और चूजों तक उसकी नजरें ऊपर नीचे होती रहती थी। वो दिन भर आंगन में मुर्गियों और उसके चूजों के पीछे दौड़ती रहती थी। कभी चूजों को पकड़कर हाथ में उठाती तो कभी उनको सर पर रखकर नाचती रहती थी। मुर्गियां शोर मचाती उस पर हमला करती थी। एक बार मुर्गी ने चोंच मार दी। आंख मुश्किल से बची, लेकिन चेहरा लोहलान हो गया। हूल हूल की आवाजें नीलोफर को
और चाकू चाबंद बना देती थी। उसकी आंखों की पुतलियां और तेजी के साथ गर्दिश करने लगती थी। चील चिनार से उतरने की सोच ही रही होती कि नीलोफर चूजों के ऊपर साया बनकर खड़ी हो जाती, लेकिन फिर भी थोड़ी सी भूल चूक का फायदा उठाकर चील को लेकिन फिर भी थोड़ी सी भूल चूक का फायदा चील को मिल ही जाता था। वो उतर आती थी और चपटा मारकर एक चूजा उठाकर ले जाती। तब वो डंडा लेकर चील के पीछे दौड़ती। एक दो बार वो चील के पीछे दौड़ते दौड़ते चिनार पर पहुंच भी गई थी। चील चिनार की मोटी शाख के ऊपर बैठी मजे से चूजे को नोच रही थी और नीलोफर गुस्से में चिनार पर चढ़ने की कोशिश करने लगती, लेकिन चिनार का तन्ना इतना मोटा था कि वो उसके बाजू के हल्के में भी नहीं आ पाता था। उसने कई बार अपने बाबा से कह भी दिया था, बाबा इस चिनार को जड़ से काट डालो, ये चील यहां से दफा हो जाए, ये हमारे चूजों के दुश्मन है। बाबा हसरत भरी आंखों से चिनार की तरफ देखता था और चुप हो जाता था। नीलोफर हैरान और परेशान उसका मुंह तकती रहती थी। वो अक्सर सोचती थी, बाबा तो रोज कंधे पर कुल्हाड़ा लेकर पेड़ काटने जाता है, वो ये चिनार क्यों नहीं काटता? शायद बाबा इतने मोटे चिनार को काट नहीं पाएगा। बस मैं थोड़ी बड़ी हो जाऊं तो मैं इसे खुद काट दूंगी। एक उर्से बाद शहर चीलों का असीर था। एक उर्से से सारा शहर चीलों का असीर था। ये चील अब आम चीलों जैसी नहीं लग रही थी। पता नहीं किसने किन साजिशों के तहत उनको आदमखोर बना दिया था। अब चूजे, चरिंद, परिंद, इंसान सब इनके शिकार थे। शहर के मकली उनके सामने खुद को बेबस और लाचार समझ रहे थे। पूरे शहर पर खौफ और मायूसी साया छाया हुआ था। चीलें चिनार से उतर आती थी और किसी भी जीरू पर चुपटा मारकर चिनार की घनी शाखों में छुप जाती थी और नोकेले पंजों से चीर फाड़ शुरू कर देती थी। शहर में बड़े पैमाने पर हंगामे हो रहे थे। चीलों की तादाद में इजाफा हो रहा था और इनकी मनमानियां भी बढ़ती जा रही थी। फिर अचानक कहीं से गिद्ध भी नमूदार हो गए। वो आंखों से अंधे लग रहे थे, जैसे आंखों पर पिटियां बांध रखी थी। उनके सामने जो भी आता था उसे नोच डालते थे। इन गिद्धों के आते ही चीलों का हौसला और बढ़ गया। ये गिद्ध चीलों से भी ज्यादा आदमखोर थे। मुर्दार के साथ साथ जिंदा इंसानों पर भी हमला करते थे। जब भी जप्ता मार लेते थे, दो चार जानवरों पर हाथ साफ कर जाते थे। यह दिसंबर की धुंध में लिपटी एक उदास सुबह थी। बाहर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कई दिनों से सूरज भी कहीं मुंह छुपाए बैठा था। सर्दी इतनी शदीद थी कि दांत पर दांत नहीं जमता था। माहौल पर खौफनाक सन्नाटा था। कहीं से हल्की सी आवाज भी आ जाती तो बहुत डर लगता था। अचानक हवा में कुछ अजीब सा शोर बरपा हुआ, जो आहिस्ता आहिस्ता नजदीक आकर चीलों और गिद्धों की मखसूस आवाजों में तब्दील हो रहा था। नीलोफर का शक यकीन में बदल गया। कहीं से चीलों और गिद्धों की पूरी पलटन आ गई थी, जो उसके आंगन में मंडला रही थी। आमिर और असलम चंद मिनट पहले ही आंगन में खेलने के लिए निकले थे। नीलोफर ने खिड़की से बाहर झांका तो उसे बाहर का मंजर बड़ा डरावना और खौफनाक लगा। वो दीवानों की तरह आंगन की तरफ दौड़ पड़ी और दोनों बेटों को अपनी बाहों में ले लिया। आसपास लातेदार चीले और गिद्ध मंडला रहे थे। वो अब इकट्ठे एक साथ बस्ती के चूजों का शिकार खेलने निकलते थे। उनकी हैबतनाक आवाजों से पूरा माहौल खौफनाक लग रहा था। चील और गिद्ध तेजी के साथ चिनार से जमीन पर उतर रहे थे। एक गिद्ध उनकी तरफ बढ़ने लगा। नीलोफर ने दोनों बेटों को अपने बाजू में जकड़ कर रखा। गिद्ध जब नजदीक पहुंच गया तो उसने एक हाथ से सामने पड़ा डंडा उठाया। गिद्ध छलांग मारकर नीलोफर के सामने पहुंचा। उसने डंडा घुमाया। गिद्ध अपनी मखसूस आवाज में कैं कैं करके दूर भागा। गुस्से में बफरे गिद्धों और चीलों का पूरा झुंड नीलोफर की तरफ झपट पड़ा। उसकी पुतलियां हरकत में आ गई। निगाहें चीलों के झुंड पर गाड़ दी और आहिस्ता आहिस्ता पीछे खिसकती रही। अचानक एक मकरूह गिद्ध ने उसके सीने पर झपटा मारा, जहां उसके कलेजे के साथ आमिर और असलम चिमटे थे। दूसरी तरफ से सारी चीलें टूट पड़ी और उसके बच्चों पर पंजा मारा। दोनों भारी भरकम गिद्धों के पंजों पर तड़पने लगे। नीलोफर अपने बच्चों को तड़पता देखकर बदहवासी हो गई और उनको छुड़ाने के लिए दौड़ पड़ी।
एक चील ने पंजा मारकर उसे नीचे गिरा दिया, फिर गिद्धों और चीलों ने उसे नोच कर रख दिया। वो जख्मों से चूर चूर होकर बेहोश हो गई और फिर कहीं दूर बचपन की वादियों में उतर आई। हूल हूल की आवाज नीलोफर की समाज से टकराई। वो दौड़ते हुए आंगन में आई और तनावर दरख्त की तरफ देखने लगी। ऊपर की शाख पर चील चूजे की तक्का बूटी करने में मस्त थी। उसे लगा जैसे चील चूजे को अपने पंजे में रखकर सामने ही बैठी कह रही थी, देख तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो दौड़ के अंदर गई, मासूम हाथों में बाबा की कुल्हाड़ी उठा लाई और गुस्से में चिनार के तन्ने पर मारने लगी। उसके नन्हे नन्हे हाथों में दर्द हो रहा था, उसका सारा जिस्म पसीने में तर था, लेकिन वो चिनार को काट नहीं सकी। उसने कुल्हाड़ी एक तरफ फेंक दी और अपने नन्हे हाथों से चेहरा छुपाकर जारो कतार रोने लगी। और चील चील किसी और के आंगन में उतरने के लिए पर तोड़ रही थी। शुक्रिया। बहुत खूब राजा यूसुफ साहब, हम बड़े ममनून हैं। आपके बेहतरीन अफसाना था जो आपने सुनाया, बेहतरीन शाहकार जिसे हम कहते हैं। मैं मोहतरम अशर अशरफ साहब के पास जाना चाहता हूँ। अशर अशरफ साहब, अपना तबसरा पेश कीजिए इस अफसाने के हवाले से। वेलकम अशरफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम राजा साहब और इरफान साहब, डॉक्टर दाऊद साहब और दूसरे मेहमान। माजर खान के उनका नाम याद नहीं रहा। और मैं उर्दू बोर्ड श्रीनगर का मशकूर हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि हम इस इतने बेहतरीन फन पारे जो कि राजा साहब ने मेहनत शाखा से तख्लीक किया हुआ है, इस पर अपनी बात रखें और कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश करें। जैसा कि अफसाने की किरत के दौरान मालूम हुआ है कि अफसाना जो है इसका उन्वान अलामती है। अलामती उन्वान जो इसमें रखा गया है, चील, चिनार और चूजे, 3 लफ्जों पर मुश्तमिल उन्वान जो है अफसाने की किरत को या अफसाने की किरत के दौरान इतना मालूम होता है कि यह एक एहजाजी अफसाना है, मज़ामती अफसाना है, जिसमें तख्लीकार ने चील, चिनार और चूजे जैसे अलामात का इस्तेमाल करके एक दिलनशीन और बेहतरीन पैराए में एक एहजाज का मुजाहरा किया है, एक मुजाहमत अपनी तरफ से दर्ज की हुई है, जो कि एक तख्लीकार का फर्ज मनसबी भी होता है। और यहाँ पर एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा इस अफसाने के हवाले से। यहाँ पर इस मतन के हवाले से मैं कहना चाहूंगा कि नीलोफर थकन और जहनी इंतशार के बाद नींद की वादी में चली गई थी। तो यहाँ मैं इतना अर्ज करना चाहूंगा कि जब भी बयान और बयानिया की बात हो, जब भी नैरेटिव की बात हो, तो यहाँ पर माजी बईद के बजाय माजी करीब का जो सीगा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन माजी बईद का इस्तेमाल में लाना चाहिए। तो यहाँ पर बेहतर रहता वादी में चली गई थी लगाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर इजाफी था। लेकिन अब मैं फिर वापस आता हूं इसके उन्वान, अफसाने के उन्वान के ऐन मुताबिक इस पूरे अफसाने का ताना बाना बुना गया है। अब अगर हम चील की बात करें तो मेरे ख्याल में चील जो है ये जालिम की अलामत में यहाँ पर पेश किया गया है। और चूजे की बात करें, चूजे को यहाँ पर मजलूम की अलामत के तौर पर पेश किया गया है। और नीलोफर को यहाँ पर जिस सरजमीन से ताल्लुक राजा साहब का है, तख्लीकार का है, यहाँ की अवाम की नुमाइंदगी का फर्ज सौंपा गया है, और उसका आखिर में कुल्हाड़ी उठाना और उस चिनार के दरख्त को जो मोटा तनावर है उसको जड़ से उखाड़ फेंकने की सही करना, कोशिश करना एक जबरदस्त जुल्म, जालिम और जाबिर के खिलाफ एक एहजाज है। तो यहां तक मैं इस चीज को समझ चुका हूं। तो यहां पर और एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा, चंद एक मिनट दीजिए। यहां पर दूसरी बात चिनार, यहां पर अफसाने में चिनार का मोटा तन होना, यहां पर यह बताना, क्योंकि वैसे भी बात करें चिनार तो हर एक उसका तना जो होता है, तन जो होता है वो मोटा ही होता है, लेकिन यहां पर उस बात पर जोर देना कि ये बावर कराने कि जालिम या जाबिर ने
صدیوں سے یہاں پر اپنے ظلم جبر اور استبداد کے پنجے گاڑ لیے، یہاں تک اب وہ ایک موٹا سا لمبا سا تناور درخت بن چکا ہے، اور ایک عام آدمی کے لیے، ایک مظلوم انسان کی نیلوفر جیسی مظلوم کردار کے لیے، مظلوم لڑکی کے لیے بے سر و سامانی کی حالت میں اس تناور درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا کوئی آسان بات نہیں تھی، اور یہی شکا وہ اپنے بابا سے بھی کرتی ہے۔ یہاں پر نیلوفر کے کردار میں اس سرزمین کے عوام کا احتجاج درج کیا گیا ہے، جو احتجاج صدیوں سے ظلم و جبر کے خلاف جاری ہے، سامراج کے خلاف جاری ہے۔ ہمارے ساتھ ندیم گوری صاحب جڑے ہوئے ہیں۔ ندیم صاحب، آپ اپنا تبصرہ پیش کیجیے۔ السلام علیکم عرفان صاحب، اور میں مشکور ہوں پہلے اردو ورلڈ سری نگر کا، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا ہے۔ تو السلام علیکم عرفان صاحب اور دیگر رفقا جو کہ آج اس محفل میں آئے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں محمد یوسف صاحب کا، جس نے یہ بہترین افسانہ لکھا ہے۔ لیکن میں اس بات سے سہمت ہوں جو ابھی صاحب، جس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، جو ابھی فرما رہے تھے، یہ جو افسانہ ہے جناب اشرف صاحب، یہ افسانہ جو ہے یہ دور حاضر کی عکاسی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہ اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو میں ایک خلاصہ کلام کے طور پر ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا کہ گلستان برباد کرنے کو ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجامی گلستان کیا ہوگا۔ میں محمد اشرف صاحب سے بخوبی یہ جان چکا ہوں، اور ان کی رائے سے اتفاق رکھتا ہوں کہ اس میں افسانہ نگار کو چاہیے تھا کہ زمانہ قریب میں ہی اگر بات کی ہوتی تو بہتر ہوتا۔ لیکن جہاں تک اس افسانے کا تجزیہ ہے، تو جہاں تک میں نے اس بہترین افسانے کا تجزیہ کیا ہے، جس میں افسانہ نگار راجہ یوسف صاحب نے بہترین اور دلکش انداز میں دور حاضر کے معاشرے کی ان معصوم لوگوں کی عکاسی کی جو ظلم اور جو لوگ ظلم کے شکار ہوئے ہیں، یا ایسا کہا جائے کہ جو ظالم لوگ، یا کسی حد تک اگر دیکھا جائے، اگر میں یہ کہوں شاید بجا نہ ہوگا، شاید کہنا غلط نہ ہوگا کہ دور حاضر کے ظالم و جابر لوگ اور ان کے ساتھ جابر حاکم جو ہیں یہاں کے، ان کی پوری ان چیزوں کی پوری طرح عکاسی کی کہ اس افسانے میں دور حاضر اس معاشرے، اس شہر کی عکاسی کی گئی ہے جس معاشرے میں کسی حد تک ظالم و جابر حکمران معصوم لوگوں کو ایک ایک کر کے معصوم لوگوں کو نگل رہے ہیں، اور وہ لوگ بے بس چوزوں کی طرح اپنی جان بچانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور ان مظلوم لوگوں کی مائیں بالکل اسی کردار کی طرح، جس طرح اس افسانہ نگار نے یہاں پہ، محمد یوسف صاحب نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، نیلوفر جیسی ایک منظم طریقے سے محافظ بن کر محافظ کی طرح اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اس افسانے میں چیل اور گدھے جیسے ظالم و جابر لوگ کس طرح اس معاشرے کے معصوم لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اور لوگوں کو ایک ایک کر کے کس طرح نگل لیتے ہیں، پوری عکاسی کی گئی ہے۔ اور لیکن یہاں پر میں افسانہ نگار سے یہ کہنا چاہوں گا تنقید کے طور پر کہ اگر گدھے جیسے کردار کے بغیر کوئی اور کردار اس میں شامل معاف کیجیے گا، جس کی بجائے کوئی اور کردار لایا جائے جو اس سماج سے منسلک ہے، جو ان لوگوں سے وابستہ رکھتے ہیں جو لوگ ظالموں اور جابروں کا ساتھ دیتے ہیں، اور اس معاشرے کی نیلوفر جیسی اس معاشرے کی نیلوفر جیسی مائیں جو کہ اپنے بچوں کے لیے ظلم سے بچانے کے لیے چاق و بند رہتے ہیں، یہ اس افسانے میں ایک اہم المیہ ہے۔ جی ندیم صاحب، شکریہ، میں اتنا ہی کہنا ہمارے ساتھ محترم توصیف صاحب جڑے ہوئے ہیں، شاید کشمیر یونیورسٹی سے ہی اس وقت جڑے ہیں، حالانکہ آپ اننت ناگ ڈسٹرکٹ سے ہیں، لیکن اس وقت کشمیر یونیورسٹی سے ہی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ محترم توصیف صاحب،
शुक्रिया इरफान साहब आपका। मेरी तरफ से आप तमाम मुअज़्ज़ज़ शुरका व नाज़रीन को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपका शुक्रिया इरफान साहब क्या से मुझे मौजूद किया और यहाँ कोई बात रखने का मौका किया। हालांकि मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता हूँ कि किसी की तहरीर बिल्कुल राजा यूसुफिया वगैरह अच्छे अफसानेगार जो हमारे वादी के हिस्सों उनकी तहरीर के हवाले से अपना कोई मौक़िफ़ पेश करूँ या उसके बारे में अपनी कोई राय पेश करूँ, तो यदि आपने मुझे मौका फराहम किया तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक तौसीफ साहब खुल के बोलिए, कोई बात नहीं। हम तो डिपेंड करते हैं, हम तो समझते हैं कि बस आप लोग हैं जो हमारी जो उर्दू अदब को आगे लेके जा रहे हैं, इससे बिला डर बिला खौफ आराम से बोलिए। जी जी आपका बड़ापन है सर, आपका बड़ापन है। शुक्रिया सर आपका। तो राजा यूसुफ साहब जैसा कि अभी अपना अफसाना पढ़ा है, तो जिससे हमने अभी समाप्त फरमाया, जिसका उन्वान था चील, चिनार और चूज। इसके फिक्री पहलू पर क्योंकि हमारे दोनों मेहमान अशरफ साहब और दूसरे साहब ने भी अपनी राय पेश की कि इरफान साहब प्लीज पहले इनका नाम बताइए, नाम याद नहीं रहता किसी को भी नाम याद। ये मोहतरम नदीम गोरी साहब है, पेशे से मुदरिस हैं। हाँ, नदीम गोरी का तो काफी बड़ा नाम है यार, क्या बात है। नदीम साहब वेलकम। जी तौसीफ साहब। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया। मैं अर्ज कर रहा था कि जैसा कि अशरफ साहब और नदीम गोरी साहब ने अभी तक फिक्री एतबार से किन पहलुओं का अहाता करता है अफसाना, तो उससे मुतलिक अपनी राय का इजहार किया, तो मैं समझता हूँ कि इससे मुतलिक मैं मजीद कुछ कहने से गुरेज ही करूंगा और मैं किसी दूसरे पहलू को लेकर इसके हवाले से बात करता हूँ। मौजू अफसाना, नावल, दास्तान, इंशाया वगैरह, गरज जो भी कोई सिनफ अदब है, चाहे वो शायरी सिनफ अदब या नसरी सिनफ अदब, मौजू का होना हर एक में जरूरी है। मौजू के सिवा कुछ भी हो, फिर वो किस हवाले से हो, लेकिन मौजू का होना हर एक चीज में बुनियादी है। लेकिन जो चीज फिर अफसाने को नावल, दास्तान, इंशाया वगैरह इन चीजों से अलग करता है, तो उनकी तरफ नजर दौड़ानी चाहिए कि क्या जो जिस अफसाने की किरात भी हुई या जो अफसाना पेश हुआ, क्या मौजू को छोड़कर हयाती एतबार से वो उन अनासिर पर पूरा उतरता है कि नहीं। मौजू कितना ही बुलंद क्यों ना हो, मौजू कितना ही अछूता क्यों ना हो, या मौजू कितना ही पस्त क्यों ना हो, मौजू तो बहरहाल मौजू है, लेकिन बुनियादी चीज जो है वो ये कि उस मौजू को किस अंदाज में पेश किया गया है। अफसाना जिन चीजों का तकाजा करता है, क्या ये मौजू उन तकाजों पर पूरा उतरता है, तब जाके हम इसे अफसाने का नाम दे सकते हैं। तो फिक्र एतबार से या मौजूआती एतबार से आपने अपनी बात रखी, तो मैं उससे छोड़ ही देता हूँ। हैती एतबार से अगर हम देखेंगे तो अफसाने का बुनियादी जुज़ जो है, अवलीन जुज़ जो है, वो अफसाने का उन्वान होता है। अफसाने के उन्वान के लिए जरूरी है कि उन्वान अफसाने का इतना मुतासिर हो, इस कदर मुनफरिद हो कि उन्वान को पढ़ते ही या उन्वान को देखते ही एक कारी जो है वो अफसाना पढ़ने की तरफ राग़िब हो जाए। अफसाने का उन्वान जो है वो उससे अपनी तरफ कशिश में लाए और कारी क्या है, कारी अफसाना पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये बुनियादी चीज है। इस लिहाज से भी देखेंगे तो राजा साहब का अफसाना जो है उसका उन्वान बिल्कुल एक अलग अंदाज का उन्वान है। और दूसरी खुसूसियत जो एक उन्वान के हवाले से मैं कह देता हूँ, वो ये उन्वान का होना, फिर जो कहानी पेश की गई है, कौन सा वाक़ा पेश किया गया है अफसाने में, तो वो अव्वल का आखिर उसके रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्वान कितना ही मुनफरिद क्यों ना है, उन्वान कितना ही ऊंचा क्यों ना है, लेकिन कहानी जो है वो उसके साथ टाइप नहीं करेगी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस हवाले से अगर देखेंगे तो ये कामयाब उन्वान है, बहुत ही पुरकशिश उन्वान है, बहुत ही दिलकश उन्वान है, जो पहले ही अपनी तरफ मुतवज्जह करता है एक कारी को कि वो अफसाने को पढ़े और अफसाने में देखे कि क्या कुछ हो रहा है। इस पर तो जरूर शुक्रिया अदा करूंगा।
जी बिल्कुल सब कोई नहीं आप। और दूसरी बात, अफसाने के अनासिर में जो बुनियादी उनसर है वो है एक प्लॉट का। आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग बाखबर है, प्लॉट का रोल जो है अफसाने में वो बुनियादी है, क्योंकि प्लॉट ही एक अफसाने को एक तरकीब याफ्ता शक्ल में पेश करता है, एक मुनज़्ज़म शक्ल में पेश कर देता है। और प्लॉट के जो 3 अनासिर है उनमें सबसे पहला उनसर है वो है इब्तिदाइया, बिगनिंग ऑफ द स्टोरी। सबसे पहले जिस चीज की तरफ हमें देखना है वो ये है कि अफसाने की जो इब्तिदा है, अफसाने का जो आगाज है, किस अंदाज से हुआ है आगाज। आप लोग में से इस्फा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जिस कदर अफसाने का इब्तिदा या जिस कदर अफसाने की इब्तिदा पुरकशिश हो, उसी कदर एक कड़ी जो है वो अफसाने को आगे पढ़ने में या उसका जो अंदर से तजस्सुस है वो बरकरार रहता है। तो इस हवाले से इस अफसाने की इब्तिदा जो है, इसकी बिगनिंग जो है वो वाकई एक कारी को अपनी तरफ मुतवज्जह कर देता है। एक दो लाइन में आपके सामने रख देता हूँ, मैंने कभी पॉइंट आउट कर दिया। वो दौड़ के अंदर गई, मासूम हाथों में नहीं, लास्ट था सॉरी। नीलोफर थकन और जहनी इंतशार के बाद नींद की वादी में चल गई। सुबह सादिक के करीब हूल की खौफनाक आवाज सुनकर नींद से बेदार हो गई। गांव की सारी औरतें एक साथ हुल चला रही थी। शायद चिनार से चील सिर उतर आई थी और आंगन में नन्हे मुर्गी के चूजों पर झपट पड़ी थी। नीलोफर की रूह कांप पड़ी। तो इस तरह एक कारी जो है उसके जहन में ये पैदा हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या सच में ये चील जो है उसका मामूल क्या है, क्या वो बार बार इस गांव में, इस मोहल्ले में, इस आंगन में आके चूजों को मार देती है। अगर ऐसा है तो फिर ये गांव वाले उसको मारने के लिए या अपने चूजों को बचाने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए कौन से इकदाम उठाए। तो ये वो चीजें हैं, ये वो बातें हैं जो एक इंसान को इस अफसाने की ओर माइल करती है, और इंसान जो है और एक कारी जो है वो अपना तजस्सुस बरकरार रखते हुए इस अफसाने को इससे हम तक पहुंचा देता है। उसके बाद वक्त है और यूं ही इख्तिताम है। अफसाने की कामयाबी का राज जिन चीजों में है उनमें इख्तिताम जो है वो भी एक बुनियादी उनसर है। अफसाने में जिस नौ के तासुर को उभारा जाता है या जिस तासुर को उभारने की कोशिश की जाती है वो उसके इख्तितामियत तक अगर बरकरार न रहे या उसके इख्तिताम के बाद अगर वो अपने क्लाइमेक्स तक न जाए, अपनी तकमील को न पहुंचे, तो अफसाना कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए अफसाने का जो इख्तितामिया है, अफसाने की जो एंडिंग है वो भी इतनी मुतासिर होनी चाहिए कि एक कारी को ये जहन में होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। इतना ही नहीं बल्कि अफसाने के बाद जब अफसाना खत्म भी हो जाएगा, कहानी खत्म भी हो जाएगी, उसके बाद भी कारी के जहन में एक तरह का तासुर उभरना चाहिए और वो तजस्सुस का शिकार होना चाहिए कि उसके बाद फिर क्या होने वाला है। हालांकि कहानी तो एक तरफ से खत्म हो गई है, जिस तरह राजा साहब पेश किया है, उसने कुल्हाड़ी फेंक दी, अपने नन्हे हाथों में चेहरा छुपाकर जोरों कतार रोने लगी और चील किसी और के आंगन में उतरने के लिए पर तोड़ रही थी। तो कहानी यही खत्म नहीं होती है। नीलोफर के चूजों को, नीलोफर के बच्चों को उठाकर ले जाने के बाद ही कहानी खत्म नहीं होती है, बल्कि चील जो है वो अब दूसरे के आंगन में जाने के लिए हाथ पांव मार रही है। इसी तरह मीन्स ये इंटेंटिविटी जो तासुर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि अभी भी बरकरार एक कारी के है। तो ये भी एक तरह की कामयाबी मैं कह सकता हूँ अफसाने की कामयाबी है। एक तो पूरे अफसाने के साथ एक कारी को लगाना और उसके बाद भी एक तरह का तासुर उसके जहन में रखना, तो ये अफसाने के लिए कामयाबी का हिजामे है। और एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है ज़बान बयान का मामला। ज़बान बयान ही एक वो उनसर है या वो खुसूसियत है या वो क्वालिटी है जो किसी भी तहरीर को अरबी दायरे में ला सकती है और किसी तहरीर को गैर शाखत भी दे सकती है।
تو افسانے میں اگرچہ زیادہ تر روزمرہ کی زبان کا استعمال ہوتا ہے، یہاں پر کرداروں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، یہاں پہ کرداروں کے اعتبار سے زبان کا استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں تخلیق کار جو ہوتا ہے، افسانہ نگار جو ہوتا ہے، اس میں اپنا ایک کمٹمنٹ رہتا ہے، اور افسانہ نگار کا وہی تخلیقی کمٹمنٹ جو ہے وہی ایک افسانے کو غیر ادبی سے لے کر ادبی سانچے میں ڈال دیتا ہے۔ حالانکہ یہ جو افسانے میں جو کہانی پیش کی گئی یہ ہمارے روزمرہ کی کہانی ہے، بلکہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہر روز اخباروں میں اس طرح کی کہانیاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، لیکن کیوں ہم اس افسانے کو پڑھ کر محظوظ ہو رہے ہیں؟ ایسا کیا ہے کہ ہم اس افسانے سے متعلق بات کر رہے ہیں کہ اس میں یہ خوبی ہے وہ خوبی ہے، حالانکہ جبکہ ہمارے پاس روز اخباروں میں 10 20 50 رپورٹس ایسے آتے ہیں جن میں اس طرح کے پیش کیے گئے ہوتے ہیں، لیکن ہاں کچھ نہ کچھ ہے جو اس طرح کے واقعے کو جس سے ہم روز جوجھ رہے ہیں اس کو اس انداز میں پیش کرنا، وہ زبان عطا کرنا کہ ایک قاری محظوظ بھی ہو جاتا ہے، لطف بھی حاصل کرتا ہے، انبساط بھی حاصل کرتا ہے، اور ان رپورٹس کے برعکس اس تحریر کو دیکھ کے مزید غور و فکر کا قائل بھی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی کردار نگاری کے حوالے سے بات ہو سکتی تھی، مکالمہ نگاری کے حوالے سے بات ہو سکتی تھی، بہت سارے عناصر ایسے ہیں جن کا ہونا یا جن کا بھرپور ہونا، اصولوں کے مطابق ہونا ہی ایک تحریر کو افسانے کے سانچے میں ڈال سکتا ہے یا ناول کے سانچے میں ڈال سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کے حوالے سے اس سے متعلق مزید غور و فکر کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ جی ندیم صاحب کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، ابھی آخر میں بولا کہ جد جیسے کردار کو چھوڑ کر کسی دوسرے کردار کو لینا چاہیے تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ نیلوفر جو کہ ہمارے سماج کا ایک عکاسی کردار کے طور پر یہاں پیش کی گئی ہے، اسی ناول کی کردار ہونی چاہیے تھی، لیکن جد جو ہے وہ ایک استعارہ ہے، ایک طبقے کا، ایک ڈسکورس کا۔ اب وہ کسی بھی کنٹیکسٹ میں ہم لے سکتے ہیں، ادھر اٹ از پولیٹیکل، یہ سماجی ہے، یہ کوئی دوسرا، حالانکہ ہم سب باخبر ہے، ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی سے جاننے کی ضرورت نہیں، مطلب کسی بھی تناظر میں ہم اسے لے سکتے ہیں۔ تو یہ برمحل کیریکٹر جو ہے وہاں پہ برمحل کیریکٹر پیش ہوا ہے، برمحل کیریکٹر پیش ہوا ہے، اور یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ چیزوں کو ان گدوں سے جو ہے ان سے حوصلہ ملا ہے، اور گد جو ہے وہ چیل سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ گد ہے کون، چیلوں کو کس طرح کا نصیب ہوا، چیل کیا کچھ کرنے سے قاصر تھے تب تک جب تک گد کے ساتھ شامل نہ ہو گئے تو پھر وہ آدم خور کی صورت اختیار کر گئے۔ پہلے اگر وہ صرف چوزوں تک سروکار رکھتے تھے، صرف جانوروں کو اپنا شکار بنا دیتے تھے، لیکن گدوں کے آتے ہی وہ آدم خور کی صورت اختیار کر گئے، اور لوگ جو ہے وہ بس پشت دیکھ رہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی ایک طرح کی طاقت کی علامت ہے، ایک طرح کی طاقت کا اشارہ ہے، جسے یوسف صاحب نے ایک انداز میں پیش کر کے قارئین کو اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ہے۔ جی تو میں اسی بات پر کر دیتا ہوں، اور آپ چاہتا ہوں کہ آپ میں مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی یا کچھ ہو گئی تو مجھے بہترین تجزیہ۔ ہمارے ساتھ راجہ یوسف صاحب آپ کا کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا ہے؟ اختصاراً اپنا کاؤنٹر آرگیومنٹ پیش کیجیے۔ بالکل نہیں، میں تو شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے موقع مجھے دیا تو یہاں افسانہ پڑھنے کا، اور سب سے میں تو بہت زیادہ خوش ہوں۔ اشرف صاحب کے بارے میں تو مجھے پتا ہے، اشرف صاحب تو بہت بڑے بڑے تبصرے لکھتے ہیں، بہت زبردست لکھتے ہیں، تو ان کا اس وقت میں قائل ہوں ہی، اور توصیف کا کے بارے میں بھی پتا ہے، ہمارے برخوردار ہیں اور مجھے بہت اچھے لگتے ہیں یہ ان کا لکھنا، اور یہ ہمارے نوجوان قلمکار ہیں۔ آج ندیم گوری صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی، تو آپ نے تو مجھے ایسے بڑے بڑے کیا کہتے ہیں، یہ تو ہمارے اسکالرز ہیں جو بہت آگے جا کے تو بہت اچھا کریں گے، بہت اچھا لکھیں گے، تو ان کا جو بھی نظریہ ہے اس افسانے کے حوالے سے، خاص کر میں اشرف صاحب کی بات کروں گا، شروعات تو ان سے ہوئی آپ کی اس کی، تو انہوں نے تو بالکل اس کو پہلے ہی 2-4 لائنوں میں کھول کے رکھ دیا ہے۔ بہرحال یہ کوئی اتنی بھی زیادہ سمبولک کہانی تو ہے نہیں، بہت ہی مطلب کوشش ہے، ایک کوشش ہے، تو اس کوشش کو
अशरफ साहब ने, तौसीफ साहब ने और अपने नदीम साहब ने इस पे बात की है, तो मैं तो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मेरी किसी चीज पे, मेरी किसी लिखी हुई कहानी पे तो कोई ऐसे नौजवान, हमारे आज के नौजवान और काबिल नौजवान बात करते हैं। तो मैं तो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि इमरान साहब आपने मुझे, इरफान साहब आपने मौका दे दिया, आपने मुझे कहानी पढ़ने का मौका दे दिया और इतने बड़े अच्छे स्कॉलर्स को आपने यहाँ लाया। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, उर्दू वर्ल्ड का शुक्रगुजार हूँ, अशरफ साहब का शुक्रगुजार हूँ, तौसीफ और वो नदीम साहब का बहुत ज्यादा मशकूर हूँ कि आप लोगों ने बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सलाम। जी, बेहतरीन अफसाना था, बेहतरीन तजिए हुए। महज़िब कौम की अलामत बहस व मुबाहिसे हैं। कहा जाता है जिस कौम में बहस व मुबाहिसों की गुंजाइश होती है वही कौम ज़िंदा और जावेदा होती है। तो आज के अफसाने पर बहस हुई, बेहतरीन बहस हुई। हम मुबारकबाद देते हैं राजा यूसुफ साहब को, आपने एक बेहतरीन अफसाना पेश किया। हम मोहतरम अशरफ साहब के भी मशकूर व ममनून हैं, मोहतरम नदीम गोरी साहब और मोहतरम तौसीफ अहमद साहब के भी मशकूर व ममनून हैं। इंशाल्लाह मुबाहिसे और होते रहेंगे, इंशाल्लाह और प्रोग्राम्स होते रहेंगे। अगर आप भी कुछ लिखते हैं तो नीचे जो नंबरात आ रहे हैं इस पर रब्ता कीजिए, आपको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।